हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की थर्ड वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पार्ट। उसके बाद देखेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का पार्ट, इनको एग्जांपल के थ्रू कवर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय एक पर्सन की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एक स्पेशल अनाउंसमेंट। फॉर वेरी फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है केवीएस मदान सर का। तो देखिए, केवीएस मदान सर, आपने नाम तो सुना ही होगा। जब भी आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं और आपको रेफरेंस की यानी किसी रेफरेंस मेटल की नीड होती है, रेफरेंस बुक की नीड होती है, तो सबसे पहले केवीएस मदान सर की बुक का नाम ही आता है। मैंने जब भी अपना एग्जाम दिया तो इनकी बुक के थ्रू ही दिया है। ऑरेंज एडिशन मैंने खरीदा था, तो एक बार मेरे 60 नंबर आए थे और एक बार 72 मार्क्स आए थे 100 में से। तो देखिए, इतनी इफेक्टिव इनकी बुक है। तो ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है। आपको पता है कि मोस्ट पॉपुलर ऑथर है, मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर है एनटीए नेट पेपर 1 के। तो ये लाइव इंटरव्यू हो रहा है अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे 27 नवंबर 2020 को, यानी अब से 2 दिन बाद शाम को 6 बजे इनका इंटरव्यू है, लाइव इंटरव्यू है 2 दिन बाद। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कीजिए और एनरोल जरूर कीजिए। यहाँ पर अनअकैडमी की जो एजुकेटर है अदिति विनोद आर्या, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगी और इनके ये क्या करेंगे, जवाब देंगे। एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी लर्नर हो, चाहे मेरे जैसा टीचर भी हो, तो एक तरीके से उनको भी कुछ ना कुछ क्या होगा, सीखने को मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एनरोल का, जाके चेक कर सकते हैं। अब से 2 दिन बाद 27 नवंबर 2020 6 बजे इनका इंटरव्यू है, ध्यान रखना। अब देखिए, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देखिए, जब मैंने आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बताया था, एक बार मैं ऊपर आपको ले आता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, देखिए कहाँ गया, वेट, ये रहा। देखिए, यहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। यहाँ बताया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड ऑफरी। मैंने जैसे बोला कि ए बी को अपना हाउस 2 लाख में बेचना चाहता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुआ, जब जिसको ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि आपको बताया कि ए ऑफरर है, ए क्या है, ऑफरर है, और वो बी को ऑफर कर रहा है। तो बी इस समय ऑफरी है, क्योंकि बी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो जनरली बी क्या कहलाया, ऑफरी कहलाया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, बी को ऑफरी। तो बोल रहा है जैसे बी की वो नॉलेज में आ जाएगा, तब जाके ऑफर का कम्युनिकेशन माना जाएगा। अब देखिए, नोट में क्या बोल रहा है, ऑफर कंटिन्यूस एज सच अंटिल इट लैप्सेस और रिवोक्ड बाय द ऑफरर और रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। या तो क्या करेगा, ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा, या ऑफरर ही उसको रिवोक कर लेगा। अब रिवोकेशन ऑफरर कब कर सकता है, ये मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ये मैंने पिछली वीडियो का हल्का सा पार्ट आपको बता दिया, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, कि जो मैंने एक्सेप्टेंस का पार्ट कवर कराया था, एलिमेंट्स आपको कवर करवा दिए थे। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस का जब भी कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से कंप्लीट होता है, एक तो ऑफरर के अगेंस्ट और एक एक्सेप्टर के अगेंस्ट। तो इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आऊँगा, जिससे आपको आराम से पॉइंट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कवर कर लिया है कि ए ऑफर देता है बी को अपना हाउस प्रॉपर्टी बेचने के लिए 20 लाख में। तो ए ऑफरर हो गया और बी ऑफरी हो गया। लेकिन आपको पता है कि देखिए, जब भी हम ये प्रोविज़न पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के, तो आपको पता है कि 1872 के प्रोविज़न है। आजकल तो मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे उनके थ्रू क्या होता है, मैसेज भेज देते हैं, मोबाइल पे कॉल करके हो जाता है काम। तो आपको पता है कि सामने वाले को वो कम्युनिकेट हो गया है। लेकिन ये प्रोविज़न पुराने हैं, तो जनरली ये लेटर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि लेटर के थ्रू क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है। तो याद रखना, पुराना एक्ट है, पुराने प्रोविजन है, तो उस अकॉर्डिंग जनरली हम कवर कर रहे हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है कि ए ने ऑफर लेटर दिया किसको, बी को। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ऑफर लेटर। ठीक है, अब आपको पता है कि बी अभी ऑफरी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बता रहा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बता रहा हूँ। तो ए ने ऑफर लेटर भेजा 10 मार्च को, बी के पास पहुंचा 12 मार्च को। अगर बी ने रिसीव कर लिया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रीड वीड का कुछ भी नहीं लिखा हुआ मान के चलिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि 12 मार्च को ही एक तरीके से कम्युनिकेशन हो गया था। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या है, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाए, ऑफरी के पास पहुँच जाए। लेकिन अगर साथ में ये बोल दिया कि रीड, कि उसने रीड बाद में किया, एक तरीके से उसको वो लेटर मिल गया एनवेलप के फॉर्म में, वो बंद पड़ा है, उसने बाद में उसको खोला 15 मार्च को और 15 मार्च को रीड किया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसकी नॉलेज में 15 मार्च को आया है।
आप बोलोगे सर ये केस आपने कहाँ से कवर किया है, तो ये देखिए सी एस सी ए के जो भी बुक्स होती हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं, उसमें से ही मैंने ये सेम कवर किया है, क्योंकि मैं अलग से डेट बताता हूँ उसको बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो नॉर्मल यही डेट कवर थी, उसमें यही बता रखा है कि ए जब भी ऑफ़र दे रहा है बी को, तो 10 मार्च को ऑफ़र दिया है और बी के पास पहुँचा है 12 मार्च को, अगर रिसीव्ड हो गया और आगे रीड नहीं दे रखा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रिसीव हो गया और उसने रीड कर लिया होगा तो उसकी नॉलेज में आ गया। लेकिन साथ में बोल रखा है कि उसने रीड बाद में किया है, रिसीव तो हो गया लेकिन रीड 13 को किया है, 14 को किया है, 15 को किया है, तो जब उसने रीड किया होगा तब एक तरीके से बोलेंगे कि वो ऑफरी को क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक, उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई है। तो देखिए अगर यही एग्जांपल आप लेते हैं, पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ पूरे एग्जांपल को वापस से। अब देखिए मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया और लिख लिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है वो कैसे होती है। तो देखिए वही ए और बी की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी है, ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। आपको बताया कि ऑफर लेटर ए ने दिया बी को और बी को रिसीव्ड हो गया 12 मार्च को। मैंने यहाँ पे 15 मार्च हटा दिया है कि रीड किया, मान के चलिए कि 12 मार्च को रिसीव्ड हो गया और बी ने एक तरीके से क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया है, बी की नॉलेज में वो आ चुका है। अब हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो बी ने उसको पढ़ा और बी ने जनरली क्या है वो ऑफर मान लिया और उसकी एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू पोस्ट की है बी ने 14 मार्च को, 2 दिन बाद 14 मार्च को। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, जब भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है एज अगेंस्ट, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ राइटिंग में क्योंकि मेरी पेन टैब में थोड़ी राइटिंग ऐसी होती है, एज अगेंस्ट ऑफरर, और एक होता है एज अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है, या ऑफरी नहीं बोलेंगे, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बोलेंगे, ये सही रहेगा। तो एज अगेंस्ट ऑफरर और एक एज अगेंस्ट एक्सेप्टर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो ए है वो ऑफर करने वाला है, तो उस केस में कम्युनिकेशन कब एक्सेप्टेड मानी जाएगी, जब लेटर के थ्रू जैसे ही बी ने उसको पोस्ट कर दिया, व्हेन लेटर इज पोस्टेड। इसका मतलब आपको पता है कि पोस्ट बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करा दिया, तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे कि वो पोस्ट हो चुका है और वो ए के अगेंस्ट क्या हो गई है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, अब ए उसको रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि वो लेटर जा चुका है पोस्ट बॉक्स में। तो इसका मतलब ए को कम्युनिकेशन मिल चुका होगा, चाहे वो रास्ते में पोस्ट ऑफिस में, यानी जो पोस्ट है वो चाहे यानी लेटर है, चाहे वो गुम भी हो जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए तो लायबल रहेगा ही रहेगा, वो रिवोक नहीं कर सकता, इस ऑफ़र को बीच में छोड़ नहीं सकता, वापस से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू दे दी। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है एज अगेंस्ट बी, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, तो वो कब कम्युनिकेट हुई बी के अगेंस्ट, जब वो ए के पास पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि बी रिवोक कर सकता है कब तक, जब तक कि वो ए के पास नहीं पहुंच जाती, उससे पहले ही बी ए को मना कर सकता है। जनरली देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेटर के थ्रू करा, आजकल तो कॉल चलते हैं, तो वो कॉल पे मना कर देगा कि देखिए आपके पास अभी तक पहुंची नहीं है, तो ये मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठुकरा रहा हूँ। तो बी उसको ठुकरा सकता है, रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी के अगेंस्ट कब कम्युनिकेट होगी, जब वो ए के पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे यही जनरली एग्जाम्पल में बोल रखा है कि ऑफरर के अगेंस्ट कब होती है, जब सामने वाला जो एक्सेप्ट करता है वो लेटर के थ्रू पोस्ट कर देता है। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब एक तरीके से कम्युनिकेट होती है, जब वो सामने वाले के पास पहुंच जाती है, व्हेन रीचेज टू ए। तो अगर ए के पास नहीं पहुंची, उससे पहले ही बी ने मना कर दिया, तो रिवोकेशन होगा एक तरीके से कि एक्सेप्टर ने क्या कर दिया, उसको रिवोक कर दिया, एक्सेप्टर ने रिवोक कर दिया। लेकिन ए कब रिवोक कर सकता है, अगर वो लेटर के थ्रू यानी वो पोस्ट के थ्रू नहीं गया, पोस्ट से पहले ही ए ने अगर मना कर दिया, तो एक तरीके से ऑफरर मना कर रहा है, रिवोक कर रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ सकते हो, यानी सॉरी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड व्हेन एज अगेंस्ट फॉर ऑफरर, मतलब एज अगेंस्ट ऑफरर बोल सकते हो या फॉर ऑफरर बोल सकते हो कि ए के लिए कब वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट मानी जाएगी। इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ सेम। इसका मतलब क्या है, जो एक्सेप्टर है उसने उसको ऐसी जगह पोस्ट कर दिया, उसके बाद उसके पावर में नहीं है कि उसको विड्रॉ कर ले। इसका मतलब उसने पोस्ट के थ्रू भेज दिया, तो वह एक्सेप्टर के पावर में नहीं है। व्हेन एक्सेप्टर पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो सीधी सी बात है वो पोस्ट बॉक्स के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक तरीके से चले गया है, और आपको पता है कि ऑफरर अब उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो बीच में कहीं रास्ते में गुम भी हो जाए, लाइबिलिटी तो ए की बनेगी ही बनेगी। वैसे ही बोल रहा है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, बी के अगेंस्ट कब है, इट कम्स टू नॉलेज ऑफ
और रीचेज ऑफर, तो मैंने क्या बताया, जैसे ही वो ए के पास पहुंच जाएगा तब जाके वो बी के अगेंस्ट कम्युनिकेट हो पाएगा कि बी ने एक तरीके से क्या है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया है। ठीक, तो उससे पहले बी एक तरीके से रिवोक कर सकता है। तो देखिए रिवोकेशन में यही दे रखा है, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द एक्सेप्टर एंड नॉट आफ्टरवर्ड। ये तो बोल रहा है एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द एक्सेप्टर एंड नॉट आफ्टरवर्ड। तो आपको पता है कि ए को पहुंचने से पहले बी उसको रिवोक कर सकता है। ए के पास जो नॉलेज है यानी पोस्ट से रिलेटेड नॉलेज या एक तरीके से एक्सेप्टेंस की नॉलेज आने से पहले बी उसको रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टर रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं। दस एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस कम टू नॉलेज ऑफ ऑफरर। समझ गए? तो ऑफरर के पास नॉलेज आने से पहले या ऑफरर के पास वो लेटर पहुंचने से पहले जो एक्सेप्टर है उसको रिवोक कर सकता है। फिर दे रखा है टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो देखिए मैंने आपको बताया टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर। इसका मतलब क्या है, ए के लिए कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, जब बी उसको पोस्ट के थ्रू भेज देता है। तो पोस्ट के थ्रू भेजने से पहले ए रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर। तो ए के ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, तो ए ने ऑफर जो दिया है तो बी ने क्या करा, उसको एक्सेप्ट नहीं करा। बी कब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी जैसे ही पोस्ट के थ्रू भेजेगा तो वो एक्सेप्टेड पार्ट माना जाएगा ए के बिहाफ पे। या मैंने जो है ना आपको एग्जाम्पल कवर करा रखा है, देखिए ये वाला, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एज अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड, ये तो बताया, तो आपको बताया कि ऑफरर के अगेंस्ट कब होगा, जब बी ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया हो, तो उससे पहले वो रिवोक हो सकता है। और बी के अगेंस्ट कब रिवोक हो सकता है, जब वो ए की पहुंच से पहले ही बी रिवोक कर दे, ए को पहुंचने से पहले ही बी रिवोक कर दे। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, देखिए अब इसमें पढ़ के देखिए, टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर एक्सेप्टर। यही तो आ गया, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी, जब एक तरीके से क्या करेगा, जो ए है, ए के पास पहुंचने से पहले वो रिवोक कर दे। कौन? बी। ए के पास पहुंचने से पहले जो बी है एक्सेप्टर, उसको रिवोक कर दे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पोजीशन इन इंग्लिश लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, बट लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। इन इंग्लिश लॉ एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑफर के रिवोकेशन से रिलेटेड है वो सेम है इंडिया में और इंग्लैंड में, लेकिन एक्सेप्टेंस के अलग है। इन इंग्लिश लॉ एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक, तो उसको वापस से नहीं लिया जा सकता है। अब देखिए जो एग्जांपल मैंने बताया था वो यही है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस्टर ए मेक्स प्रपोजल टू मिस्टर बी टू सेल इज हाउस फॉर ₹2 लाख, लेटर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, इट रीचेज मिस्टर बी ऑन 12th मार्च। आ गया, ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12th मार्च, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन उसके बाद मैंने क्या बताया, वैन मिस्टर, चलो बी ने तो रिसीव कर दिया लेटर, तो आपको पता है कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया। लेकिन अगर मान के चलिए इफ़ मिस्टर बी रिसीव लेटर ऑन 12th मार्च बट रीड्स इट ऑन 15th मार्च, तो देखो रिसीव 12 को हुआ है लेकिन रीड 15 मार्च को किया है, तो उस केस में ऑफर को 12 मार्च को नहीं बोलेंगे कम्युनिकेट, 15 मार्च को बोलेंगे। इन दिस केस द ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th मार्च एंड नॉट 12th मार्च। ऐसे आ गया। फिर देखिए बोल रहा है इफ़ बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल, तो आपको पता है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो रहा है, communication of acceptance. If B accept A proposal and send his acceptance by post on 14th March, मान के चलिए कि 12 मार्च को आपको पता है कि B ने उसको पढ़ लिया था, रीड कर लिया था, मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया, और 14 मार्च को B ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट A इज कंप्लीट ऑन 14th व्हेन लेटर इज पोस्टेड। मैंने यही बताया आपको कि जो ऑफर है उसके अगेंस्ट कब होगी, जब लेटर पोस्ट किया है एक्सेप्टेड ने, यानी B ने जब लेटर पोस्ट किया है, और B के अगेंस्ट कब होगी, व्हेन लेटर रीचेज ए। ठीक है, जब एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो ए है ऑफरर, उसके पास एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया। यहाँ पे बोल रहा है ए विल बाउंड बाय बीज एक्सेप्टेंस इवन इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड इन पोस्ट और लॉस्ट इन ट्रांजिट। मैंने यही बोला था आपको कि बी ने जैसे ही पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स के थ्रू लेटर पोस्ट कर दिया, उसके बाद बी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो सारी लाइबिलिटी किसकी रहेगी, ए। और ए उस ऑफर के लिए बाउंड रहेगा क्योंकि बी ने तो उसको पोस्ट कर दिया, अब वो रास्ते में चाहे गुम हो जाए या एक तरीके से डिले हो जाए, उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोल्डन रूल क्या है, द गोल्डन रूल इज ऑफरर बिकम्स बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही पोस्ट में डाला बी ने, उसके बाद ए बाउंड हो जाएगा, ये गोल्डन रूल है।
सिंपल सा पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि इतना टिपिकल नहीं था, नॉर्मल सा पार्ट था, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया। अब ये बोल रहा है एग्रीमेंट्स टू एग्री इन फ्यूचर। एग्रीमेंट अभी नहीं हो रहा। आपको बताया कि जैसे मैंने अभी बताया कि ए बी को हाउस बेचना चाहता है, कार बेचना चाहता है, कोई पर्टिकुलर गुड्स बेचना चाहता है, कोई इमोल प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो यहाँ पे ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, तब जाके एग्रीमेंट का पार्ट बन रहा है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें फ्यूचर में एग्री होंगे, यानी जो एग्रीमेंट होगा वो फ्यूचर में होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोल रहा है द लॉ डज नॉट अलाउ मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर व्हेन टू पर्सन एग्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट इन फ्यूचर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी डिफाइनाइट एंड और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड डिफाइनाइट। ये बोला है तो डिफाइनाइट होनी चाहिए या इस टाइप से होनी चाहिए कि वो डिफाइनाइट हो सके, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड डिफाइनाइट। When parties make an agreement to be agreed in future, it means that their terms are not definite or not finalized. इसका मतलब एग्रीमेंट अभी बना ही नहीं है, वो कब बनेगा, फ्यूचर में। अब देखो आप ये मत बोलना सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए उसमें टर्म्स डिफाइन होती है, उसमें सारी कंडीशंस क्या होती है, डिफाइन होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस जो भी रहेगी वो अभी ये तय की गई है, और फ्यूचर में जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा उसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। यही पार्ट आप देखते हो। तो आपको पता है कि वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी से ही तय किए गए हैं, तो एग्रीमेंट हो गया है। यहाँ पे एग्रीमेंट क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, कि जो एग्रीमेंट बनेगा वो फ्यूचर में एग्रीमेंट बनेगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। देयर कैन बी नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब वो शुरू से ही व्यर्थ है, बेकार है। अब देखिए इसके बाद आ रहा है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोल रहा है, हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11। एवरी पर्सन हु इज, नॉर्मल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसका डिटेल पार्ट भी मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मेजर हु हैज़ अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। तो आपको बताइए 18 साल या उससे ज़्यादा का पर्सन मेजर होता है, और उससे पहले क्या होता है वो माइनर कहलाता है। साउंड माइंड, इसका मतलब क्या होता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी। एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि वो अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, ल्यूनेटिक नहीं है, यानी पागल नहीं है, ठीक। एक तरीके से उसके पास सैनिटी है, इनसैनिटी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि उसका माइंड स्वस्थ चल रहा है, सही चल रहा है, हेल्दी माइंड है, तो वो साउंड माइंड है। ए पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। तो एक तरीके से वो जजमेंट ले सकता है, अपने डिसीजन ले सकता है, और जो भी उसको एग्रीमेंट का पार्ट बताया जा रहा है वो समझ पा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक पर्सन है जो ड्रिंक किया हुआ है, तो वो अपनी सोच समझने की क्षमता उस वक्त खोया हुआ होता है जब उसने ड्रिंक किया होता है, तो उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करवाया सकता, वो वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन आपको पता है कि जब वो क्या हो जाएगा, नशे से बाहर आ जाएगा, उसका नशा उतर जाएगा, उसके साथ उसके बाद एग्रीमेंट कर सकते हो। एक पर्सन क्या है, कभी अनसाउंड माइंड है और कभी क्या है, साउंड माइंड हो जाता है। तो जब साउंड माइंड है तब उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। यही डिटेल में आगे कवर है, सिंपल सा पार्ट है, मुझे पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है, तो इसमें कुछ मैं बताऊंगा जो कि एक तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, जैसे फॉरेन एम्बेसडर हो गए, इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो अगर गवर्नमेंट ने मना करा है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पिटेंट नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो एज ऑफ मेजोरिटी की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन इंडिया एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। एज ऑफ मेजोरिटी कितनी है, 18 ईयर्स है। इफ गार्जियन हैज़ बिन अपॉइंटेड और प्रॉपर्टीज अंडर द कोर्ट, एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी, 21 ईयर्स। तो बोल रहा है कि अगर पेरेंट्स, मदर फादर वो अपॉइंट किए गए, या जो प्रॉपर्टी है माइनर की वो किसके अंडर में है, कोर्ट के अंडर में है, तो उस केस में एज ऑफ मेजोरिटी 18 नहीं कहलाएगी, 21 ईयर्स कहलाएगी, ठीक, ये याद रख लेना। फिर देखिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है, पर्सन हु इज जनरली ऑफ साउंड माइंड, यानी स्वस्थ दिमाग का होता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब जब वो साउंड माइंड का होगा, जब वो सही दिमाग का होगा, यानी उसका माइंड दिमाग स्वस्थ होगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ए पर्सन हु इज़ ऑफ जनरली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, सिंपल सा पार्ट। फिर दे रखा है ल्यूनेटिक पर्सन, वही यहाँ पे दे रखा है कि मेंटली डी रेंज पर्सन, जिसका एक तरीके से उस वक्त जो दिमाग है, मेंटली जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो हम बोल सकते हैं कि उस वक्त वो इंसैनिटी में है, उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, पागल बोल सकते हैं, ठीक है। सच पर्सन सफ़र फ्रॉम इंटरमीडिएट इंटरवल्स ऑफ सैनिटी एंड इनसैनिटी। तो कभी कभी क्या हो रहा है, वो सैनिटी, कभी कभी दिमाग सही हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। सच पर्सन कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जब वो सही दिमाग का हो, जब उसका दिमाग स्वस्थ हो, हेल्दी माइंड का हो।
वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय ड्रंकन पर्सन इज ऑल्सो सेम टू ल्यूनेटिक पर्सन। तो जैसे हम ल्यूनेटिक पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम ड्रंकन पर्सन के केस में भी है। जब उसका नशा उतर गया तब उसके समझने की क्षमता है, रैशनल जजमेंट ले सकता है, तब वो एग्रीमेंट कर सकता है। इडियट कभी भी नहीं कर सकता। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस कंप्लीटली ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने तो अपना माइंड वैसे ही खो दिया है, उसके बाद उसकी सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे सी पॉइंट क्या था, वही पर्सन डिस्क्वालीफाइंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी आपने देखा होगा ऊपर कि जब हमने 3 पॉइंट पढ़े तो उसमें क्या देखा कि मेजोरिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड, इसका मतलब क्या, अनसाउंड माइंड या लूनेटिक पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग करने से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाइड कहलाते हैं, तो कौन कौन सा आ गया, इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस एटसेट्रा। अब देखिए, आप देख सकते हो कि अगर एक इंसॉल्वेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दिवालिया हो गया। एन इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग हिज इंसॉल्वेंसी, क्योंकि उस वक्त वो दिवालिया है। ठीक है, उसकी सारी जो भी वेल्थ है वो ख़त्म हो गई है, जो भी उसके पास एसेट्स थी वो कुछ भी नहीं बची है। हावर इज ऑफिशियल रिसीवर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, लेकिन जो ऑफिशियल रिसीवर है जिसने उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज जो भी है वो ले ली है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी पेमेंट कर रहा है और बाकी जो पैसा बच रहा है वो एक तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो ऑफिशियल रिसीवर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ठीक। एलियन एनिमी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे देखिए इंडिया है तो पाकिस्तान। आपको पता है कि एलियन का मतलब क्या हो गया, एलियन हुज कंट्री इज एट वार विद इंडिया इज कॉल्ड एन एलियन एनिमी, शत्रु देश। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर, एलियन एनिमी कैन नाइदर एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन बी स्यूड इन एन इंडियन कोर्ट एक्सेप्ट बाय लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आ गया। तो बोल रहा है कि जो एलियन एनिमी है, जो शत्रु देश है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, नॉर कैन बी स्यूड इन एन इंडियन कोर्ट, ना इंडियन कोर्ट में स्यूड केस कर सकता है, एक्सेप्ट बाय लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बस किसको छोड़ के कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर वॉर, ये बोल रहा है कि वॉर से पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर किया गया था और वॉर हो गई, उसके बाद क्या होगा, तो बोल रहा है इफ सच कॉन्ट्रैक्ट आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के हित के बाहर है, पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, पब्लिक के लिए क्या डिट्रीमेंटल है, उसके इंटरेस्ट के लिए पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। इफ़ सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो उस वक्त के लिए वार के दौरान वो सस्पेंड हो जाएगा। जैसी वॉर खत्म होती है उसके बाद वो एग्रीमेंट वापस से चालू हो जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं था। ठीक है, यानी नॉर्मल देखो, गुड्स को लाने ले जाने का जो भी एग्रीमेंट है तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इंडिया भी क्या करेगी, उनके गुड्स को यूज़ करेगी, जो भी एलियन एनिमी है, जो भी शत्रु देश है। तो आपको पता है कि जैसी वॉर खत्म हो गई तो वापस से क्या होता है, उनके बीच में एग्रीमेंट चालू हो जाता है, जो परचेज सेल का है, नॉर्मल होता ही है। तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, तो उस वक्त के लिए वो सस्पेंड हो गया, लेकिन बाद में फिर चल जाता है। कॉन्विक्ट, जो एक तरीके से जेल की सज़ा मिली हुई है, तो बोल रहा है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर जेल की सज़ा खत्म हो जाए या जमानत पे है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ठीक। कॉरपोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या हो गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शायद पार्षद सीमा नियम, हाँ यही बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से कैपिटल क्लोज, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, ये सारे दिए होते हैं। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की जगह किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, आपने जो आपके पास ऑथोराइजेशन है उसकी जगह कुछ और काम कर रहे हो, यानी आप अपनी ऑथोरिटी के बाहर रहकर काम कर रहे हो, तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वो अल्ट्रा वायरस कहलाते हैं, पावर के बाहर। फिर आपको दे रखा फॉरेन सॉवरेंस, इसका मतलब क्या है, फॉरेन से रिलेटेड एम्बेसडर हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, जनरली ये क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, तो वो पार्ट भी दे रखा है। ए पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद फॉरेन सॉवरेंस, डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, बट दे कैन नॉट बी सूड विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस, अब देखिए ये मत पढ़ना लाइन, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओवर कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की कंट्री की जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है ना, उनका ज्यूरिसडिक्शन अगर आता है तब वो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, सीमा नहीं आती, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो फॉरेन सॉवरेंस पता है कि जो भी केस होगा वो क्या होगा, बाहर होगा, जो भी कोर्ट से रिलेटेड पार्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, और आपको पता है कि जो भी केस होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट में होगा, वो इंडिया के बाहर होगा, तो उस केस में वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते।
ए पर्सन कैन एंटर इन टू कॉन्टेक्ट विद फॉरेन सॉवरेन्स डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओवर कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोल रहा है, अगर एग्रीमेंट हो गया बट दे कैन नॉट बी स्यूड विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना स्यू नहीं कर सकते हैं। वेर ए फॉरेन सॉवरन एटसेट्रा एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट रिसाइडिंग इन इंडिया, एजेंट शैल बी हेल्ड लायबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखो बेसिक पार्ट थे इसलिए मैंने पढ़ के बता दिए। अब कुछ जो पार्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, माइनर के एग्रीमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि मैं कुछ पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि समझाने की नीड होगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वॉइड एब इनिशियो, जब भी माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है, कोई भी एक मेजर पर्सन माइनर के साथ एग्रीमेंट करता है तो वो प्रारंभ से ही व्यर्थ कहलाता है, वॉइड एब इनिशियो। इसका जो केस लो दे रखा है वो दे रखा है मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष। इसमें क्या था, जो धर्मोदास घोष था वो माइनर था, ठीक है, और मोहरी बीबी मेजर। माइनर ने क्या करा, लोन लिया 20,000 का, कितने का, 20,000 का इस मेजर से, और माइनर ने उसके अगेंस्ट क्या कर ली, अपनी जो भी सिक्योरिटी थी वो मॉर्गेज दे दी, गिरवी रख ली। कोई भी सिक्योरिटी, मान लो हाउस वाउस हो गया, तो वो क्या कर दिया, मॉर्गेज के फॉर्म में इसको दे दिया मोहरी बीबी को। जैसे ही पेमेंट का टाइम आया तो धर्मोदास घोष जो माइनर था उसने कोर्ट में केस कर दिया और बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो माइनर हूँ और मेरे साथ एग्रीमेंट ही क्या होता है, वॉइड होता है। तो यहाँ पे केस लॉ के अकॉर्डिंग ही बोला गया कि शुरू से ही व्यर्थ होता है। अब देखिए जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो भी मेजर नहीं ले सकता, याद रखना, वो माइनर की ही रहेगी। ये भी इसमें पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्टिट्यूशन भी नहीं किया जा सकता। रेस्टिट्यूशन मीन्स रीस्टोरिंग ऑफ समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर, गिविंग बैक ऑफ समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर। तो इसका मतलब जो 20,000 रुपये लिए हुए हैं लोन के फॉर्म में माइनर ने, वो भी माइनर मेजर को नहीं देगा। इसी तरीके से मेजर ने जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के फॉर्म में ले रखी है वो भी मेजर को नहीं मिलेगी, वो भी माइनर के पास ही रहेगी, क्योंकि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होता है। चाहे तो मैं आपको जो केस है वो बता देता हूँ कि मैंने कहाँ बताया था, यानी मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ए माइनर बोरोड ₹20,000 फ्रॉम बी एंड एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज इन हिज फेवर। तो यहाँ पे बोल रहा है जो माइनर है उसने बी से लोन लिया 20,000 का और एक सिक्योरिटी गिरवी रख ली मॉर्गेज के फॉर्म में, किसने, ए ने, बी को दे दी सिक्योरिटी। ही बिकम्स ए मेजर ए फ्यू मंथ लेटर एंड फाइल्ड ए सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज वॉइड। तो फिर देखो वो क्या हो गया, 18 साल की उम्र उसने पूरी कर ली, फिर उसने कोर्ट में केस किया कि जो मॉर्गेज उसने एग्जीक्यूट किया था वो माइनॉरिटी के समय किया था, मतलब उसकी एज 18 साल से कम थी, तो ये वॉइड है एंड शुड बी कैंसिल्ड। इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय ए माइनर वॉज वॉइड एंड बी वॉज नॉट एंटाइटल टू रीपेमेंट ऑफ मनी। इसका मतलब बी को कोई अधिकार नहीं होगा कि वो पैसे मांग सके, जो भी 20,000 रुपये हैं वो मैच्योरिटी के टाइम पे मांग सके, तो बी को कोई अधिकार नहीं हुआ और ए के फेवर में वो केस गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शुरू से ही वो वॉइड अब इनिशियो होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट इसमें कवर है, बेसिक से पॉइंट है। ये बोल रहा है माइनर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू रिटर्न बेनिफिट अंडर ए वॉइड एग्रीमेंट, आ गया ना, बिकॉज सेक्शन 64 एंड 65 विच डील विथ रेस्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू माइनर। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, जो भी बेनिफिट माइनर ने उठाए हैं उसको मेजर को वापस से वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी माइनर से नहीं मांगा जा सकता है क्योंकि एक शुरू से ही वॉइड एग्रीमेंट है, ये बोल रहा है। फिर थर्ड, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर माइनर बोल रहा है कि मेरी मेजोरिटी हो गई है और मैं इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर रहा हूँ, रेटिफाई मतलब कंफर्म कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था तो वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो था। जो एग्रीमेंट शुरू से ही व्यर्थ होता है, प्रारंभ से ही बेकार होता है, उसको रेटिफाई नहीं करवाया जा सकता चाहे उसने मेजोरिटी अटेन कर ली हो। तो बोल रहा है रेटिफिकेशन में बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ कन्फर्मिंग और अप्रूविंग। सिंस ओरिजिनल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, it cannot be ratified by minor on attaining majority because an void ab initio agreement cannot be made valid by subsequent ratification। ये नहीं कि एक एग्रीमेंट 18 साल से कम की एज में कर लिया और जैसे 18 साल की एज हो गई उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको रेटिफाई करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 18 साल से कम की एज में किया है तो वो शुरू से क्या होता है, निल होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, प्रारंभ से ही व्यर्थ बेकार होता है, तो उसको सब्सिक्वेंटली रेटिफाई करेक्ट नहीं करवाया जा सकता, अप्रूव नहीं करवाया जा सकता, ये बोल दिया।
फिर आपको बोल देखो इसमें कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अभी आपने ऊपर वाला एग्जांपल देखा मौरी बीबी धर्मदास घोष, तो आपको पता है कि ये नहीं कि अगर ए ने लोन लिया है बी से, और आपको पता है कि ए क्या है, माइनर है, और जैसे मेजोरिटी वो अटेंड करता है तो उसके बाद इस एग्रीमेंट को वो अप्रूव करवा लेता है ए बी को कि हाँ मैं आपको दे दूंगा, तब भी वो अप्रूव नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि सब्सिक्वेंटली उसको रेक्टिफाई नहीं करवाया जा सकता। फिर आपको दे रखा है रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर। रूल ऑफ एस्टोपल का मतलब क्या होता है ये बताइए आप, सोचिए, नहीं पता तो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए देखिए मैं ही बता देता हूँ कि ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट है, मान के चलिए ए भी मेजर है और बी भी मेजर है, तो उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट है, तो ये नहीं कि बाद में जैसे कोर्ट में केस हो गया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो एग्रीमेंट था वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया होगा या कुछ कन्फ्यूजन था तो कोर्ट में केस हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी पार्टी बीच में मुकर सकती है और अपने फैक्ट को बदल रही है या जो पहले तय हुआ था उसके तोड़ मरोड़ के कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे रही है, तो वहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा। एस्टोपल मतलब क्या, एक तरीके से उसको स्टॉप कर दिया जाएगा कि आप अपने फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट में है वो सामने दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली रिटर्न ही होता है, एक तरीके से ओरल भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एग्रीमेंट आजकल जो होते हैं वो रिटर्न ही होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप उन फैक्ट को नहीं हटा सकते, तो आपको रोक लिया जाएगा। लेकिन ये माइनॉरिटी के केस में अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ए माइनर जो अभी आपने देखा था मौरी बीबी और धर्मोदास घोष के बारे में, तो आपको पता है कि जो धर्मोदास घोष था वो माइनर था, उसने लोन ले लिया और बी ने क्या कर दिया, उसकी सिक्योरिटी गिरवी रख ली, एक तरीके से अपने पास ले ली। अब अगर ए पेमेंट नहीं कर पाया तो ए कोर्ट में केस करा, क्योंकि ए ने मेजोरिटी अटेन कर ली और उसने बोल दिया कि जब मैंने कॉन्टेक्ट किया था तो उस वक्त मैं माइनर था। तो वो अपने माइनॉरिटी की दुहाई दे रहा है, मतलब वो पिछला जो एग्रीमेंट किया है उसके फैक्ट को तोड़ रहा है, उसके फैक्ट से मुकर रहा है कि उसने एग्रीमेंट किया था। पर आपको पता है कि माइनर जो भी होता है वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, आपको पता है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, जो रूल ऑफ एस्टोपल है वो अप्लाई नहीं होगा माइनर पे। इसका मतलब क्या है, वो अपने फैक्ट से मुकर सकता है, वो अपनी माइनॉरिटी की दुहाई दे सकता है, प्लीड कर सकता है, ठीक, कि वो दुहाई दे रहा है कि नहीं आप क्या कीजिए कि मैं माइनर हूँ। कोर्ट को बोलेगा उस वक्त मेरे पास इतना रैशनल जजमेंट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और सामने वाले ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया। या हम बोल सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइनर के बिहाफ पे परचेज, प्रॉपर्टी के परचेज का एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो भी जनरली नहीं होगा। ये थोड़ी कि जैसे मेजोरिटी होगी तो वो पर्सनली लाइबल होगा, ऐसा नहीं है। माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो तो गार्जियन ने करी, पेरेंट ने करी, तो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी, एक ही थोड़ी बनेगी। तो यहाँ पे माइनर अपनी माइनॉरिटी की प्लीड कर सकता है, दुहाई दे सकता है। इसका मतलब उस पर रूल ऑफ एस्टेबल अप्लाई नहीं होगा, तो वो फैक्ट से मुकर भी सकता है। इसका मतलब ये हो गया। फिफ्थ, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और मनी। तो सीधी सी बात है, जो भी प्रॉपर्टी मनी है वो रिस्टोर कर सकता है, जो भी एक तरीके से उसको ली गई है। आपको पता है कि बी के पास सिक्योरिटी गिरवी रखी, हाउस प्रॉपर्टी मान के चलो, और ए ने लोन ले लिया, ए माइनर है, जैसे मेजोरिटी आ गई तो ए ने कोर्ट में केस कर दिया और बोल दिया कि मेरा जो भी अमाउंट है मैं पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने लोन लिया था, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी बी के पास है तो मुझे दे दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगा, बी के पास जो भी प्रॉपर्टी वो ए को वापस दिलवा देगा। तो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और मनी, या उससे जो भी मनी लिया गया है, ए के पास से जो भी मनी गया है वो वापस से उसको मिल जाएगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। देखिए आपको भी मैंने बताया कि कोई भी पर्टिकुलर ए माइनर और बी के बीच में हुआ तो ये नहीं है कि उसको करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, तो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना जरूरी ही है ही नहीं। यहाँ पे ए जो माइनर है वो बी को बोल रहा है कि मैं अपना हाउस बेचने के लिए तैयार हूँ, तो आपको पता है कि शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, तो उस केस में कोई एग्रीमेंट का पार्ट है ही नहीं, तो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ए को बी को अपना हाउस बेचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ए तो माइनर है, तो ये एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, हाँ ये बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है माइनर के लिए बेनिफिशियल है तो वो उसको एनफोर्स हो सकता है। आपको पता है कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, तो उस केस में माइनर को पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसको बेनिफिट के लिए एंटर किया जा सकता है। लॉस होगा वो लॉस बियर नहीं करेगा, लेकिन अगर फॉर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए उसको बनाया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनर फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट के लिए उसको एंटर किया जा सकता है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू ए माइनर इट कैन बी एनफोर्स बाय हिम। माइनर एज एन एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है, ठीक है, बट ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो आपको मैंने बता दिया ना कि एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है खरीदी गई माइनर के बिहाफ पे, तो माइनर को थोड़ी पर्सनली लाइबल ठहराया जाएगा, ठीक है, वो गार्जियंस यानी पेरेंट्स को ठहराया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि माइनर एजेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर एजेंसी का,
लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि माइनर इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पर्सनली लाइबल कभी ठहराया नहीं जा सकता, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ली ही नहीं जाएगी। ठीक। माइनर्स प्रॉपर्टी लाइबल फॉर नेसेसरीज, ये बोल रहा है कि माइनर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ नेसेसरीज के लिए लाइबल होती है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि देखिए कोई भी माइनर होता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी लिख दी गई, अब उसका एक गार्जियन है जो उसकी देखभाल कर रहा है। ठीक है। अब देखिए गार्जियन अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से क्या कर रहा है? उसको नेसेसरी के आइटम्स दे रहा है। कहने का मतलब फूड दे रहा है, खाने पीने के आइटम हो गए, रहने के लिए जगह दे रहा है, या कहीं पे जैसे रेंट देना पड़ रहा है तो गार्जियन को रेंट देना पड़ रहा है उसके रहने के लिए। किसके लिए? माइनर के रहने के लिए उस गार्जियन को रेंट देना पड़ रहा है। तो वो नेसेसिटी से रिलेटेड है। उसकी एजुकेशन हो गई, उसकी हेल्थ हो गई, उसकी देखभाल करना, तो वो गार्जियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और गार्जियन जो भी अपनी पॉकेट से खर्च कर रहा है, तो उस केस में माइनर की प्रॉपर्टी में से वो गार्जियन मांग सकता है। ये बोल रहा है समटाइम ए पर्सन सप्लाई नेसेसरी टू माइनर, इन सच केस सप्लायर ऑफ नेसेसरीज जो कि गार्जियन है उस केस में कैन क्लेम रिम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। या ये मान के चलिए कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से अपॉइंट किया है तो वो तो चलो गवर्नमेंट दे देगी जो भी अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर अपनी जेब से दे रहा है तो उस केस में नेसेसरी जो भी आइटम उसने दिए हैं उसका जो भी अमाउंट है वो माइनर की प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है। लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसरी इज नॉट पर्सनल, इसका मतलब वो पर्सनली लाइबल नहीं है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से वो रिम्बर्स कर देगा, लेकिन पर्सनली वो लाइबल नहीं होगा। इट इज़ ओनली प्रॉपर्टी ऑफ माइनर विच इज लाइबल फॉर नेसेसरी सप्लाइज टू हिम। तो ये नहीं कि उसको बोलेंगे कहीं से भी ला के दो, ऐसा नहीं है। माइनर की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका जो भी अमाउंट है, जो भी उसने नेसेसरी के फॉर्म में गार्जियन ने सप्लाई किया है, उसका अमाउंट उसको मिल जाएगा। ठीक। फिर दे रखा है इंसॉल्वेंसी। मैंने क्या बताया? माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट एज ही इज एन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट। तो आपको पता है कि वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि वो कभी पर्सनली लाइबल होता ही नहीं है। उसकी सिर्फ क्या होती है? प्रॉपर्टी भी हो सकती है सिर्फ नेसेसरी के केस में, और बाकी केस में उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी भी लाइबल नहीं होती। आपको पता है एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स, इसका मतलब वो लोन लेने के लिए इनकेपेबल है। आपको ये बताया था मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष में। तो यहाँ पे एग्जांपल में ये दे रखा है व्हेन ए माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अनदर पर्सन। उस केस में माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा, लेकिन जो मेजर एग्री हुआ है, जॉइंटली एंटर हुआ है, तो एडल्ट को लायबल ठहराया जा सकता है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना है वो मेजर के अगेंस्ट करवाया जा सकता है, माइनर के अगेंस्ट नहीं करवाया जा सकता। केस लॉ में क्या दे रखा है वही देखिए। इन दिस केस धर्मोदास गोस ए माइनर मॉर्गेज इज हाउस इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट मोरी बीबी टू सिक्योर लोन ऑफ 20,000। सीधी सी बात बोल रहा है कि धर्मोदास घोष ने क्या कर दिया? अपना हाउस गिरवी रख लिया इसके अगेंस्ट और लोन ले लिया 20 का। ए पार्ट ऑफ दिस अमाउंट वॉज एक्चुअली एडवांस टू हिम। सब्सिक्वेंटली धर्मोदास घोष अप्रोच कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज सिंस ही वॉज ए माइनर। तो वो कोर्ट में गया, उसने बोला कि मैं माइनर था, क्योंकि उसने मेजोरिटी अटेंड कर ली। उसके बाद उसने बोला कि मैं माइनर था, इस चक्कर में जो मैंने उस वक्त लोन लिया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर था, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता था। इस तरीके से सारा डिसाइड हुआ होगा। तो उस केस में काउंसिल ने यानी कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो एंड मनी लेंडर, जो कि इस केस में मौरी बीवी थी, इज नॉट, या था, मुझे पता नहीं लेडीज थी या गर्ल वो था, तो मनी लेंडर इज नॉट एंटाइटल इवन टू रीपेमेंट ऑफ मनी लेंट बिकॉज ही हैड गिवन लोन विद फुल नॉलेज ऑफ माइनॉरिटी ऑफ बोरोवर। तो उस केस में बोल रहा है कि मनी लेंडर एंटाइटल नहीं होगा, क्योंकि उसने जो भी उधार दिया था उसको नॉलेज थी पूरी की पूरी कि सामने वाला माइनर था। जब लोन दिया था तब सामने वाला जो धर्मोदास घोष था वो माइनर था, इसको पता था। तो उस केस में बोल रहा है कि शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, और इस केस में धर्मोदास घोष जीत गया, इस केस में पास कर गया। अब देखिए जो अगले पार्ट में आएगा आपका फ्री कंसेंट का आएगा। इस तरीके से मैं आगे आगे पार्ट कवर करवाता जाऊंगा। अब देखिए मैं इतना आपको एफिशिएंट तो मैंने आपको बताया नहीं, जो कि लॉ के टीचर ये बताते हैं उस अकॉर्डिंग, लेकिन जहाँ तक मेरे पास था नॉलेज और जिस हिसाब से मुझे एग्जाम्पल से पता है मैं आपको वो ज़रूर कवर करा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक और चीज़, वीडियो पसंद आती तो मैंने क्या बताया, लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक। और चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।